एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर के बीए पार्ट थर्ड पॉलिटिकल साइंस के पेपर सेकंड के मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर मनोज अवस्थी, एसोसिएट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, आपको आज अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र के बारे में बताऊंगा। अब इस चीज़ को आप यूँ समझिए कि अध्ययन किसका और कितनी मात्रा में किया जाए, ये हम क्षेत्र में तय करते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि वो चीज़ आपके क्षेत्र में नहीं आती और आप उसका अध्ययन कर रहे हैं, तो वो आपका फिर अध्ययन व्यर्थ जाता है। हर विषय का एक स्पेसिफिक या विशिष्ट क्षेत्र होता है जिसका अध्ययन उस विषय के अंतर्गत किया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय संबंध जितना गत्यात्मक डायनामिक विषय है, तो इसमें आपके मस्तिष्क में ये चीज़ एकदम स्पष्ट होनी चाहिए कि इसमें क्या पढ़ा जाएगा और क्या नहीं। व्यापक तो है, इसलिए कई बार ऐसी इसमें गलतियां हो जाती हैं। तो मैं विषय आपको बताना जा रहा हूँ आज कि इसमें आप किन किन का अध्ययन करेंगे। पहला बिंदु है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन का जो प्रधान पात्र, जो मेन एक्टर है, वो राज्य है। जैसा आप फिल्मों में देखते हैं, एक उसका मेन हीरो होता है या कोई कैरेक्टर होता है। यहाँ पर राज्य जो है वो मुख्य अभिनेता है और उससे जुड़ी हुई जो गतिविधियाँ हैं दूसरे राज्यों के साथ में, एक राज्य के भीतर भी जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से जुड़ी हुई हो। मसलन आप देखिए, ये एक नई चीज़ है, आपने कभी ध्यान दिया हो तो तमिलनाडु के अंदर कई बार श्रीलंका में जो तमिलों के खिलाफ अत्याचारों की घटना सामने आई तो विरोध लोगों ने किया। या दूसरा उदाहरण लीजिए आप, हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में ऐसे कई राजनीतिक संगठन हैं जो कश्मीर के पाकिस्तान में विलय का समर्थन करते हैं। तो यहाँ लेकिन आप इस बात का ध्यान रखें, जो महत्वपूर्ण है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में मूल रूप से राज्य और उसकी अन्य जो गतिविधियाँ हैं जो जुड़ी हुई हैं परराष्ट्र संबंधों से, उनका अध्ययन किया जाएगा मुख्य रूप से। अगला बिंदु है, ये शक्ति के अध्ययन के रूप में भी है। अब देखिए, कई बार ये शब्द आपने पढ़ा है, ये जो कंसेप्ट है शक्ति, सत्ता और वैधता, ये आपने फर्स्ट ईयर में देखा है। शक्ति के अध्ययन में अनेकों बार ऐसी स्थितियाँ खड़ी होती हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राज्य शक्ति बढ़ाने का प्रयास करते हैं, जहाँ तक पहुँचे हैं उस पर कायम रहने की कोशिश करते हैं, और साथ में ये तीसरा प्रयास भी करते हैं जो नेगेटिव है कि दूसरे राज्य की बढ़ती हुई शक्ति को वो रोकने की या नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। ये नए सिद्धांत हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के, उसमें आप ये पाएंगे कि शक्ति के संदर्भों में भी इसको देखा जाना चाहिए। हेंस जे मार्गेनथाउ, ये नाम इस आपके पेपर में बार बार आएगा। ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के यथार्थवादी विचारक हैं और इनका नाम कई बार आप सुनेंगे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि ये शक्ति के अध्ययन के रूप में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को देखा जाना चाहिए। तीसरा बिंदु है अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक संस्थाओं और संरचनाओं का अध्ययन। ये बात हम पहले के कई अध्यायों में कर चुके हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन और संस्थाएं हैं वे अंतर्राष्ट्रीय हो सकती हैं, जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ। वे अंतर्महाद्वीपीय हो सकती हैं, वे किसी एक महाद्वीप का एक विशेष क्षेत्र हो सकता है। जैसे आप देखिए, एशिया में सार्क, दक्षिण एशिया, एशिया के अंदर आसियान या पूर्वी एशिया, या आप देखिए जो एशिया के जो ये पेट्रोल के उत्पादक देश हैं, इनका एक संरचना है ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलिंग एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। यूरोप की तरफ बढ़ें तो यूरोपीय यूनियन। दक्षिण अमेरिका, जिसको आप लैटिन अमेरिका कहते हैं, वहाँ देखिए एल्बा। अफ्रीका में आपको ऐसे संगठन मिल जाएंगे, हर महाद्वीप में है। तो इनका अध्ययन भी इस राजनीति सिद्धांत में या इस अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में के क्षेत्र में किया जाता है। अगला बिंदु है युद्ध एवं शांति की गतिविधियों का अध्ययन। ये देखिए महत्वपूर्ण है। हमने जो पिछला अध्याय पढ़ा था बैलेंस ऑफ पावर का, उससे मैंने आपको बताया था कि तीन प्रवृत्तियां एक साथ काम करती हैं। राज्य अपनी शक्ति को बढ़ाने का प्रयास लगातार करते हैं, चाहे वो छोटे हों या बड़े, ताकतवर हों या कमज़ोर।
राज्य अपनी प्राप्त शक्ति पर कायम रहने की कोशिश हमेशा करते हैं। और तीसरा, राज्य दूसरे की बढ़ती हुई शक्ति को बर्दाश्त नहीं कर पाते। अब इनके संदर्भों में विचारक ये मानते हैं कि युद्ध और शांति की जो गतिविधियां हैं, कई संरचनाएं हैं, सरकारी भी हैं, गैर सरकारी भी हैं, निजी क्षेत्र की भी हैं, जो इस विषय में काम कर रही हैं, उनका अध्ययन भी इसके अंतर्गत किया जाता है। अब अगला बिंदु एक है इसका विदेश नीति निर्माण की प्रक्रिया। अब देखिए, फॉरेन पॉलिसी का निर्माण आसान काम नहीं होता। इसमें कौन लोग जुड़े हुए हैं, उनके हित क्या हैं, उनकी विचारधारात्मक प्रतिबद्धता क्या है, वो शांति और युद्ध के प्रति कितने कमिटेड हैं, प्रतिबद्ध हैं, या किसी देश में जो शासक हैं उनका इनके प्रति क्या रवैया है। इन सब का अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में किया जाता है। एक अगली जो क्षेत्र का विषय है वो है अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का अध्ययन। यहाँ मैं आपको एक बड़ी दिलचस्प चीज़ बताता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय विधि या अंतर्राष्ट्रीय कानून बाध्यकारी नहीं है। हालांकि विधि का अर्थ है बाध्यकारी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय विधि बाध्यकारी नहीं है। लेकिन फिर भी विश्व के अधिकांश देशों से ये अपेक्षा की जाती है कि वो इनकी पालना करेंगे, शांति और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, युद्धों को रोके रखने के लिए। अब कोई देश यदि ऐसा नहीं करता है तो क्या उसके खिलाफ कोई संयुक्त कार्रवाई की जा सकती है? जब देखिए, संयुक्त राष्ट्र, जब आपका अध्याय आएगा आप उसके अंदर पढ़ेंगे, संयुक्त राष्ट्र ने कई बार सैनिक अभियान भी किए हैं और समाज कल्याण के भी, अन्य भी। तो इनका अध्ययन भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में आता है। अगला बिंदु है विदेशी व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठनों का अध्ययन। आज के समय में ये सबसे महत्वपूर्ण है, चाहे वो WTO हो, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो ओपेक हो, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, चाहे वो यूरोपीय यूनियन हो, विश्व बैंक हो, IMF हो, या अन्य बहुत सी संस्थाएं आपको मिलेंगी जो मूलतः व्यापार और अर्थ से जुड़ी हुई हैं। आज आप देखिए, पूरे विश्व में शक्ति का जो आधार माना जाता है वो आपकी आर्थिक स्थिति है। जापान पहले विश्व युद्ध में परमाणु बम के प्रयोग द्वारा लगभग समाप्त कर दिया गया था, लेकिन आज वो विश्व की आर्थिक महाशक्तियों में गिनती उनकी होती है। व्यापार और तकनीक के माध्यम से आज वो बहुत आगे हैं और दुनिया में ऐसे अनेक देश आप पाएंगे, इसमें हम खुद भी शामिल हैं। हम तकनीकी दक्षता, व्यापारिक शक्ति बनने का प्रयास लगातार करते आ रहे हैं। तो इन संस्थाओं और इन संरचनाओं का अध्ययन भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्राधिकार में आता है। और अंतिम बिंदु, सैन्य संधि और संगठनों का अध्ययन। कई बार देखिए क्या होता है कि जो आर्थिक संगठनों के साथ साथ सुरक्षा की दृष्टि से विभिन्न देश सैनिक संधियां करते हैं, संगठन बनाते हैं, और ये दोनों ही विश्व शांति की रक्षा भी करती हैं और कई बार उसके लिए खतरा भी बन सकती हैं। तो ऐसी दृष्टि में इन व्यापार जो सैनिक संगठन और संधियां हैं, इनका अध्ययन किया जाना भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में शामिल रहता है।